फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उगम एजुकेशन फाउंडेशन के डिजिटल पहल ई संवाद में। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने यह चर्चा किया था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का मूल मंत्र क्यों कहा जाता है। हमने बहुत ही विस्तार से एक छोटी सी कहानी के माध्यम से भी इन चीजों को समझने की कोशिश की थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ होमवर्क भी तय किया था। होमवर्क कुछ ऐसा था कि आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी शिकायतें अमूमन क्या रहती है, सिस्टम को लेकर, पंचायत को लेकर, सरकार को लेकर। और उसकी एक लिस्ट बनाने की बात हुई थी कि अगर आप वो लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट पर विचार करेंगे कि क्या सत्ता की साझेदारी फार्मूले के तहत इनकी इन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने ये काम करके देखा होगा और आपके अनुभव अच्छे रहे होंगे। आज हम आगे बढ़ेंगे और मैं उससे पहले चाहता हूं कि आपके पास अगर राजनीति विज्ञान की किताब है तो उसको अपने सामने रख ले, कलम और कॉपी को भी अपने पास रख ले, ताकि अपनी बातचीत में अगर कोई अंश आपको ऐसा लगता हो जिसको लिख लेना चाहिए तो आप लिखते हुए रहेंगे। तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि पिछले वीडियो में हमने लोकल बातचीत की, अपने आसपास के संदर्भ में समझने की कोशिश की थी कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। इस बार हम लोकल से ग्लोबल की यात्रा करेंगे। हम जिस प्रकार पिछली बार व्यक्ति और अपने आसपास के संस्था और समूहों की बातचीत की थी, इस बार हम बातचीत करेंगे कि देश और दुनिया के स्तर पर किस प्रकार सत्ता की साझेदारी काम करती है, किस तरीके से लोकतंत्र को यह और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से आज की बातचीत। तो पहले बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक यानी 1 करोड़ 15 लाख है। हरियाणा की आबादी से लगभग आधी आबादी है बेल्जियम की। अब आइए इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट को समझते हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष बचे 1% लोग जर्मन बोलते हैं। तो ये देश की बात हो गई। अब वहाँ की राजधानी यानी ब्रुसेल्स की बात करते हैं। जैसे हमारे देश इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स जहां फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या 80% है और डच बोलने वालों की संख्या 20% है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि पूरे देश में डच बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है यानी 59% है, और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कम है यानी 40% है। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स को देखिए तो यहाँ फ्रेंच बोलने वालों की आबादी ज़्यादा है, 80% है, और डच बोलने वालों की आबादी कम है यानी 20% है। अब आइए समझते हैं कि बेल्जियम के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी रही है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं, पर धीरे धीरे आर्थिक और शैक्षणिक विकास होने से डच भाषी लोगों की स्थिति बेहतर होने लगी है। और जब स्थिति बेहतर होने लगी तो उन्होंने सोचा कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर क्यों हैं। हम लोगों में फ्रेंच भाषियों की अपेक्षा धन और समृद्धि की कमी क्यों है। डच भाषियों में फ्रेंच भाषियों को लेकर धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगा, तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का सबसे तीखा रूप राजधानी ब्रुसेल्स में दिखा। सन 1950 से 1960 के दशक में डच और फ्रेंच भाषियों के बीच स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। एक अजीबोगरीब और आपसी लड़ाई की भयानक स्थिति बेल्जियम में पैदा हो गई थी। स्थिति ऐसी बनती जा रही थी कि डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपना चाहते थे। इससे उनके बीच की लड़ाइयाँ और बढ़ सकती थी। संभव था इससे देश बंट जाता, और संभव यह भी था कि राजधानी ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना दावा ठोक देते। पर घबराइए मत, यह उन दिनों की बात थी, आज की नहीं। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कुछ इस प्रकार से हुई है कि आज की तारीख में बेल्जियम यूरोप का एक खुशनुमा देश है, जहाँ अधिकतम लोग अधिकतर समय खुश रहते हैं। पर यह साझेदारी और खुशहाली कैसे संभव हुआ, इस पर आने से पहले एक और देश श्रीलंका को समझते हैं। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका एशिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी के
लगभग बराबर। श्रीलंका में कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 74% है, और यह मुख्यतः बौद्ध धर्म के लोग हैं। फिर तमिलों की आबादी, जो कि 18% है। इसमें कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं। तमिलों की आबादी में भी दो समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और दूसरे भारतीय मूल के तमिल। श्रीलंकाई मूल के तमिल जो हैं वो 13% हैं, और भारतीय मूल के तमिल जो हैं वो 5% हैं। भारतीय मूल के तमिल ये वो लोग हैं जिनको अंग्रेज शासन काल के टाइम पर बगानों में काम करने के लिए भारत से श्रीलंका ले जाया गया था। अभी जो वहाँ भारतीय मूल के तमिल है, ये उन्हीं बगानों में काम करने के लिए ले गए तमिलों के संतान हैं। श्रीलंका में एक और समूह है, वह है ईसाई। ईसाई आबादी लगभग 7% है, और यह लोग सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं। आबादी में सिंहलियों के ज़्यादा संख्या होने के कारण 1948 में जब श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो सिंहलियों ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस सोच के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता को कायम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। जैसे 1956 में एक कानून बनाया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और तमिल भाषा को उपेक्षित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ओह, फिर क्या था। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन यानी भेदभाव को बहुत बढ़ा दिया। श्रीलंकाई तमिलों को यह लगने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों वाली सभी राजनीतिक पार्टियां उनके भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगने लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। उनके साथ नौकरियों, कामकाज, हर जगह भेदभाव शुरू हो गया था। अंततः परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध आपस में बहुत बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय आज़ादी, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग लेकर संघर्ष शुरू हो गया। 1980 तक तो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम यानी सरकार बनाने की मांग को लेकर कई राजनीतिक संगठन बन गए। ईलम का मतलब तमिल में सरकार होता है, तो स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने के लिए कई राजनीतिक संगठन बन गए। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास के कारण और यह टकराव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गृह युद्ध में बदल गया। परिणाम स्वरूप अब तक दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार और लोग अपने मुल्क से भागकर दूसरे देशों में शरणार्थी बने हुए हैं। कितनों की रोजी रोटी छिन गई है। आपने 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा कि एशिया के देशों में श्रीलंका की स्थिति एक समय बहुत अच्छी थी। आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों में बहुत बेहतर थी, पर गृह युद्ध के कारण मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानी पैदा हो गई। और श्रीलंका में तनाव और संघर्ष की यह स्थिति कमोबेश आज भी बनी हुई है। श्रीलंका आज भी तमिल और सिंहलियों के झगड़े के बीच पिस रहा है। तो आपने बेल्जियम और श्रीलंका की समस्या सुनी और समझी। दोनों समस्या लगभग एक जैसी ही थी। श्रीलंका ने समस्या को हल करने का रास्ता क्या चुना और उसके नतीजे का क्या हुआ, यह आपने बखूबी समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि बेल्जियम की समझदारी। जी हाँ, बेल्जियम की समझदारी इसलिए क्योंकि बेल्जियम ने अपने देश में शुरू हुई समस्या को न केवल सुलझाया, बल्कि यूरोप का एक खुशनुमा देश भी खुद को बनाया। बेल्जियम सरकार ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाते हुए क्षेत्रीय अंतर और विविधता को स्वीकार किया। यही चीज़ की कमी थी श्रीलंका में, जिसका खामियाजा अब तक भुगता जा रहा है। 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। बेल्जियम के ये 4 संशोधन अपने संविधान में सिर्फ इस बात के लिए किए गए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को
बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रहे। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें मैं आपसे कहता हूँ। पहली बात कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं हैं। दूसरा, ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तीसरा, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह जटिल है, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है अब तक। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। आप समझ सकते होंगे कि बेल्जियम और ब्रुसेल्स की स्थिति, आंतरिक स्थिति कितनी अच्छी रही होगी कि यूरोपीय संघ ने भी अपना मुख्यालय बनाने के लिए ब्रुसेल्स को चुना। ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है वहाँ के शांति और वहाँ के सौहार्द का। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। हमारे लिए बहुत ही ये पूरी कहानी और ये पूरी घटनाक्रम आपसे बताने का उद्देश्य यही है कि हम समझ पाएँ कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने यहाँ उत्पन्न हुए समस्या को, चुनौती का सामना किया, और दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी किस तरीके से सामना किया। दोनों के ढंग क्या है निपटने के। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया गया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है, और जो कि श्रीलंका में हुआ भी। बहुसंख्यकों ने अपनी चलाई और बहुसंख्यकों ने अपनी चलाई तो स्थिति गृह युद्ध की बन गई। लेकिन बेल्जियम में समझदारी का काम किया गया। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोग आपस में मिल करके उन्होंने सत्ता में साझेदारी की, बराबर की साझेदारी की, सबको अपनापन का बोध हुआ और फिर वहाँ की स्थिति बहुत शांतिपूर्ण है। यूरोप का एक खुशनुमा देश है बेल्जियम, जहाँ अधिकतर समय अधिकतर लोग खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ श्रीलंका को देखें तो वहाँ स्थिति कैसी है। आज भी लोगों में बेगानापन का भाव है। आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने देश में उपेक्षित हैं। तो ये 2 देश के अंतर को समझकर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि किसी भी सत्ता में, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो परिवार के स्तर का हो, वो क्लासरूम के स्तर का हो, वो गांव के स्तर का हो, वो देश के स्तर का हो, उसमें हम विविधताओं का जब सम्मान करते हैं, विविधताओं को जब हम स्वीकार करते हैं, अलग अलग चाहे संख्या में कम या बड़े किसी भी तरह के समूह या किसी भी तरीके की भाषा, संस्कृति या किसी भी तरीके के अलग अलग प्रतिनिधित्व को हम जगह देते हैं, तभी हमारा वो पूरा व्यवस्था सफल होता है। नहीं तो हम आंतरिक कलह, क्लेश और झगड़े में फंस कर रह जाते हैं। तो मैंने आपसे एक कहानी कही थी इससे पहले के वीडियो में। मैंने उस कहानी का भाव भी यही था कि सत्ता की साझेदारी छोटे स्तरों पर भी क्यों ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने देश की बात की, बेल्जियम में किस तरीके से इस चुनौती का, इस समस्या का सामना किया गया, श्रीलंका में किस तरीके से इस चुनौती का सामना किया गया। अभी हमारे पास विचार करने के लिए बहुत कुछ है। तो आप उठाइए कलम कॉपी और बैठिए, सोचिए
कि श्रीलंका की नाकामी के क्या क्या कारण आपके हिसाब से रहे हैं, बेल्जियम के सफलता के क्या क्या कारण आपके हिसाब से रहे हैं, आपको बेल्जियम की क्या क्या बातें पसंद आई, क्या आप बेल्जियम की सरकार को कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, क्या आप श्रीलंका की सरकार को कुछ और सुझाव देना चाहते हैं। अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो वो सुझाव क्या होंगे, और आप व्यक्तिगत रूप में कितना सहमत हैं सत्ता की साझेदारी के विचार से और बहुसंख्यकवाद के विचार से। इस पर सोचिए, विचार कीजिए, चर्चा कीजिए और इसको लिखिए अपने कागज़ पर। हम मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखें।